Hi, I am Muhammad Musa, and today I'm going to discuss the basic introduction of zoology. और इस लेक्चर में आप zoology के बारे में एक तो बुनियादी इन्फॉर्मेशन सीखेंगे और ये लेक्चर जो है ना आपके लिए कॉन्सेप्ट डेवलपिंग और जोलॉजी एज ए फील्ड को एक होलिस्टिक पर्सपेक्टिव में देखने के कोशिश करेंगे और आप में ये पर्सपेक्टिव इंटायर पर्सपेक्टिव कि ये चीज़ या ये जोलॉजी की स्टडी है वो कैसे की जाए। वैसे आप जानते हैं जोलॉजी एक ब्रॉड फील्ड है और इट्स ए स्टडी ऑफ एनिमल्स के हवाले से आप ये जानते हैं कि एनिमल्स आर वेरी मच इंटीमेट ह्यूमन बीइंग। दे हेल्प ह्यूमन थ्रू आउट द हिस्ट्री। इस सोसाइटी को जो अभी आपका मुआशी निज़ाम है या हमारे कल्चरल पहलू हैं, सकाफती पहलू हैं, या हमारी जो तामीरी तरक्की है, इस सारी एंगल में जो है ना एनिमल्स का बहुत ज़्यादा किरदार रहा है। और मैं ये कहूँ कि इंसान को इस मकाम तक पहुँचाने में, चाहे वो फूड सिक्योरिटी के हवाले से हो, ट्रांसपोर्टेशन डेवलपमेंट के हवाले से हो या इकोनॉमी के हवाले से हो, उनमें एनिमल्स का बहुत ज़्यादा किरदार है। एनिमल्स हमारे कल्चरल सिंबल्स हैं और हर कल्चर में जो है ना उनकी साइन सिम्टम, किसी में कोई परिंदा, किसी में कोई मैमल, किसी में कोई और जानवर, कोई ना कोई साइन और सिंबल के तौर पे यूज़ करते हैं हम। और डेली कंजप्शन अगर देखें आम जिंदगी में, तो आपका जो फूड का इन्हिसार है या आपके जो मीन्स एंटरटेनमेंट का इन्हिसार है या आपकी कैंपेनशिप का इन्हिसार है, वो ज़्यादातर एनिमल पे होता है। और इस पर्सपेक्टिव को अगर आप दूसरे एंगल से देखें, डेली जो आप इंटरनेट पे कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो, उनका 50% से ज़्यादा जो है ना उनमें एनिमल्स के किरदार होते हैं। बच्चों के चैनल्स, फिल्म्स, सारे कुछ जो है ना, अभी एक फील्ड है एंथ्रोमार्फीज की फील्ड है जिसमें ह्यूमन के जज्बात जो है ना एनिमल के अल्फाज में ह्यूमन बिहेवियर जो है ना एनिमल के अल्फाज के या उनके जो ज़बानी से सुनाया जा रहा है कार्टून की शक्ल में। तो मैं एनिमल्स जो है ना हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं। सो दैट्स वाई वी नीड टू स्टडी। अगर आप जोलॉजी एज अ फील्ड, एज ए करियर नहीं है, फिर भी आपको एनिमल्स के बारे में पढ़ना चाहिए, उनके बारे में सीखना चाहिए। So let's discuss about the zoology. Typically, it's a Greek word. Zoon means animal, logos means discourse or study. It's a scientific study of animal life. और ये स्टडी एक आज या कुछ सेंचुरीज की पैदावार ना है। It has built on the centuries of the human observation of the animal world. और ये एनिमल के हर एस्पेक्ट को जो है ना बहुत अच्छे तरीके से एड्रेस करती है। सो यू कैन से द जोलॉजी इज द वन ऑफ द ब्रॉडेस्ट फील्ड इन ऑल ऑफ द साइंस। साइंस में, क्योंकि साइंस में नैरो डाउन की जो है ना अभी जो है ना ये
तहरीक चल रही है कि छोटे छोटे डिसिप्लिन में साइंस को डिवाइड करके उनको अच्छे तरीके से स्टडी किया जाए। लेकिन ज़ूलॉजी एक बहुत ज़्यादा एक वसी फील्ड डिवाइड किया गया है कि जो लर्नर्स हैं, जो सीखने वाले हैं, उसको थोड़े थोड़े से चंक में, थोड़े थोड़े से हिस्सों में जो है ना उनको स्टडी कर सके। और अभी तो ज़ूलॉजी की कई ऐसी फील्ड हैं जो उनको बिल्कुल ज़ूलॉजी के डिस्कोर्स से अलग की गई हैं, जैसे वेटनरी साइंस, इट्स अ पार्ट ऑफ द ज़ूलॉजी। एनिमल फूड साइंस, इट्स अ पार्ट ऑफ ज़ूलॉजी। तो मीन्स देखने में आपको आएगा कि इट्स अ वेग साइंस, लेकिन मैं ये कहता हूं इट्स वन ऑफ द कॉम्प्रिहेंसिव साइंस, जिसमें हर एंगल से डिस्कोर्स पाया जाता है। तो साइंटिफिकली इट्स एस्टिमेटेड दैट देयर आर 4 to 10 मिलियन स्पीशीज ऑफ एनिमल्स लिविंग टुडे। और ये जो बात है ना ज़ूलॉजी मिलर हार्ले के 10th एडिशन में है, क्योंकि कुछ किताबों में और भी स्टैटिस्टिक्स पाए जाते हैं। और इस 4 to 10 मिलियन स्पीशीज में हमने आज तक 1 मिलियन एनिमल की स्पीशीज जो है ना डिस्क्राइब की हैं, वी हैव बीन डिस्क्राइब। और आप यू मस्ट नो कि जो ये जो 1 मिलियन स्पीशीज हैं, ये इट्स अ स्मॉल, जैसे आइसबर्ग समंदर में होता है ना, तो आपको छोटा सा नजर आता है, नीचे से 90% आइस, बड़ा एक माउंटेन होता है आइस का, और आपको छोटा सा 10% नजर आ रहा है या 1% नजर आ रहा है। तो सेम वे कि 90% से ज्यादा जो एनिमल्स जो है ना इस अर्थ से जो है ना वो नापीदा हो चुके हैं, वो एक्सटेंट हो चुके हैं। और जो ये 1 मिलियन है, ये इट्स स्मॉल, और it's estimated that there are millions of species that need to be assessed, need to be discussed, need to be discovered, need to be described. 1 मिलियन स्पीशीज में से लेते हैं तकरीबन 28,000 स्पीशीज सिर्फ बोनी फिशेस की हैं। आप जानते हैं द फिशेस are the many types, especially we divided into 2 categories, bony fishes and cartilaginous fishes. तो there are 28,000 species। और ये क्योंकि एक वर्टिब्रेट है तो उनका मिसाल, इनवर्टिब्रेट में हम बीटल्स का मिसाल दे दें, हम जिसे हम टिंडन कहते हैं सिंधी में, ओके। तो तकरीबन 400,000, 4 लाख से ज्यादा स्पीशीज जो है ना बीटल की डिस्क्राइब की गई हैं, और इससे ज्यादा अनडिस्क्राइब्ड है। तो मीन्स इतनी वसी साइंस है जिसमें मिलियन स्पीशीज हैं, और हर एक की डेली लाइफ में, इस प्लेनेट की इकोलॉजिकल लाइफ में इसकी जो है ना डिफरेंट एंगल से बहुत ज़्यादा अहमियत है। तो जोलॉजिस्ट हमेशा किसी न किसी इतनी बड़ी वसी एक्सटेंसिव फील्ड से किसी न किसी एक छोटे सब डिसिप्लिन में स्पेशलाइज करते हैं। और यही सबब है कि जोलॉजी को अच्छे तरीके से स्टडी किया जाए तो उसको सब डिसिप्लिन या ब्रांचेस में कह लें या सब डिविजन्स कह लें, उसमें डिवाइड किया गया है। और ये सब डिविजन्स जो है ना मुख्तलिफ एंगल पे है, क्योंकि कुछ जोलॉजिस्ट जो है ना सिर्फ फंक्शन स्टडी करते हैं, मीन्स फिजियोलॉजी स्टडी करते हैं, कुछ किनकी एनाटॉमी स्टडी करते हैं, कुछ इकोलॉजिकल इकोसिस्टम पर्सपेक्टिव में स्टडी करते हैं कि ये एनिमल है इसी तरीके से, तो वो मुख्तलिफ तरीके से मीन्स उनको ये क्लियर करना है कि दे आर गोइंग टू स्टडी द फिजियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, एनाटॉमिकल पर्सपेक्टिव, इकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, इन द सेम वे एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव। तो ये कोई ना कोई आपको एक जोलॉजिस्ट को ये तय करना होगा, अपने गोल्स में रखना कि इस एनिमल्स के ग्रुप को ये हम जो है ना इस तरीके से पढ़ेंगे। इसको सब डिविजन्स ऑफ जोलॉजी, ये सिर्फ वो सब डिविजन्स हैं जो हमारे यहाँ
ज़ूलॉजी बाय मिलर हाल में बयान की गई, क्योंकि हमारे बीएस के सिलेबस में जो मिनिमम कंटेंट हम यूज़ करते हैं वो ज़ूलॉजी बाय मिलर हाल की कहते हैं, वो हायर एजुकेशन कमीशन के सिलेबस के मुताबिक है। तो इस वजह से बहुत ज़्यादा डिविएंस हैं जो हम इस लेक्चर में डिस्कस नहीं कर सकेंगे, सिर्फ वो करेंगे जो इससे ताल्लुक़ है। तो एक फील्ड जो है ना सब डिवीजन है, वो हमारी एनाटॉमी है। मीन्स इट्स अ स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर्स ऑफ एंटायर ऑर्गेनिज्म एंड इट्स अ पार्ट। और आप जानते हैं कि मुख्तलिफ इकोसिस्टम्स में, इन्वायरमेंट्स में मुख्तलिफ इकसाम के एनिमल्स पाए जाते हैं। उनकी शेप, उनकी सिमेट्री, उनके स्ट्रक्चर्स बिल्कुल उनको सूट करती है। तो एनाटॉमी ही जो है ना किसी एनिमल को किसी भी इन्वायरमेंट में फिट करने के लिए, उनको सरवाइव करने के लिए बहुत अहम है। और एनाटॉमी ही, वही स्ट्रक्चर ही जो डिफाइन करती है किसी के फंक्शंस को। अगर कोई, आप जैसा आपका नाक है, ऐसा नहीं, नाक नहीं होगा तो यू कांट स्मेल, या यू कांट जो है ना डू द गैसेस एक्सचेंज। जैसे आपके कान है, कान इज पर्टिकुलर फॉर द कैप्चरिंग द वेव्स, साउंड वेव्स। अगर ऐसा नहीं होगा तो उनकी बिल्कुल जो है ना, और देख लें जो एनिमल्स हैं, स्पेशली वाइल्ड एनिमल, उनके कान जो मूव कर रहे हैं, बिकॉज दे हैव टू लोकेट ऑल इन थिंग्स अराउंड 360 डिग्री, जो उनके अराउंड जो भी चीज़ें सबको लोकेट ले। लेकिन हमारे कान वो उसके काबिल अभी नहीं रहे, बिकॉज वी आर नॉट यूजिंग देम फॉर दैट पर्पज, सो दे हैव लॉस्ट द फंक्शन ऑफ दैट वन। So structure define the function. So anatomy is this study of structure. Then cytology. Cytology is deal with the cell. Cell is the basic unit of living things, even animals. Okay, तो सेल के में स्ट्रक्चर्स कौन से पाए जाते हैं, उनका काम क्या है, we all discuss in that cytology. Then we have compared to genomic and bioinformatics. ये जीनोमिक ऑफशूट है जेनेटिक का, और फिर जीनोम में बायोइन्फॉर्मेटिक उनका ऑफशूट है। तो उनको, क्योंकि जीनोम की स्टडी के लिए हम बिल्कुल मुख्तलिफ जो ग्रुप्स हैं उनमें जो स्पीशीज़ पे उनके अलग अलग जीनोम स्टडी करते हैं, तो उनको कंपेयर करके बाद में फाइनलाइज करते हैं कि ये इससे ये क्लोज है या इससे डिफरेंट है। सो इसमें क्या कहते हैं, वी स्टडी द स्ट्रक्चर, function, evolution of genetic composition of the group of animal using computer based computational method. Okay, तो इसमें बायोइन्फॉर्मेटिक में ज़्यादातर जो है ना, क्योंकि बायो मीन्स लाइफ, इन्फॉर्मेटिक मीन्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सो वो कंप्यूटर बेस्ड जो कंप्यूटेशनल मेथड्स हैं, मॉडल्स हैं, वो उनको जो हम यूज़ करके जो है ना जीनोम की स्टडी करते हैं। देन वी हैव द इकोलॉजी, the study of interaction of the organism with their environment. It's clear to you, you are knowing all this one. Embryology is the study of fertilized egg to birth or hatching. तो इसका एम्ब्रियो फर्टिलाइज एग जिसे हम जाइगोट कहते हैं, वो उनमें क्लीवेज होती है, देन ये साइकिल चलेगी, देन इट बिकम द एम्ब्रियो so on so we call study of embryo या fertilized egg to birth or hatching, और इसको हम development biology भी कहते हैं. Let's discuss the genetic study of mechanism of transmission of trait from parent to offspring. के वालदेन से offspring में जो मोरूसी खुसूसियात हैं वो कैसे ट्रांसमिट होती हैं, तो उनकी स्टडी को हम जेनेटिक कहते हैं. देन जैसे हमने साइटोलॉजी डिस्कस किया, इसको हम सेल बायोलॉजी कहते हैं. तो ये हिस्टोलॉजी, सेल मिलकर टिश्यूज बनाते हैं, तो स्टडी ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी. एंड दिस इज अ वेरी मच इंटरेस्टिंग फील्ड, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी. सो आप किसी को टिश्यू लेवल पे भी स्टडी कर सकते हो, पॉपुलेशन लेवल का भी कर सकते हो, स्पेशल लेवल का भी कर सकते हो, इकोलॉजिकल लेवल के ऊपर कर सकते हो, सेल लेवल के ऊपर कर सकते हो. लेकिन अभी जो है ना स्टडी जो है ना बहुत ज़्यादा जो है ना माइक्रो लेवल के ऊपर आ गई है, सब सेलुलर
स्ट्रक्चर्स जो पाए जाते हैं एक सेल में, एक ऑर्गेनील में, जो सब सेलुलर स्ट्रक्चर है उनकी स्टडी, उनका फंक्शन, उनकी स्ट्रक्चर के ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दिया जा रहा है कि एक छोटा सा मॉलिक्यूल ही है जो असल में जो सारा बड़ा आर्गन में या टिश्यू में काम करता है। तो इट्स वी कॉल मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। Then it's interesting, my field, parasocial study of parasite, means that live in or on other organism. And then we have physiology, anatomy में जिस तरीके से हमने डिस्कस किया, तो सेम वे ये physiology, study of function of the organism and their parts. Then we have the systematics by systematics. So now systematic is the study of classification, classification of an evolutionary interrelationship among the एनिमल ग्रुप्स के क्लासिफिकेशंस। तो हम इस सिस्टमेटिक में वैसे स्टडी करेंगे, लेकिन वो एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव में कि एक ग्रुप के दूसरे ग्रुप में जो मॉडिफिकेशंस या चेंजेस, एवोल्यूशनरी चेंजेस हैं, उस पर्सपेक्टिव से हम स्टडी करते हैं। डिस्कस सम सब डिविजन्स बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज। ओके, क्योंकि टेक्सोनॉमिक कैटेगरी हमारे बहुत ज़्यादा ब्रांचेस ऐसे हैं। कुछ ब्रांचेस जैसे हमने प्रीवियस डिस्कस किए, जैसे आर्गन बेस्ड हैं। मीन्स फॉर एग्जाम्पल आप जब हार्ट की स्टडी कर रहे हो उसको कार्डियोलॉजी कहते हैं, जब हम नेफ्रॉन की स्टडी नेफ्रोलॉजी कहते हैं, ब्रेन की स्टडी न्यूरोलॉजी कहते हैं, तो वो आर्गन बेस्ड होते हैं। ओके, तो सेम वे जो हमारी क्लासिफिकेशन के डिवीजन्स हैं, जो जिसके उन बुनियाद पर हमने डिवाइड किया है जोलॉजी में कि ये इंसेक्ट हैं, ये फिशेस हैं, ये मैमल्स हैं, ये बर्ड्स हैं, ये प्रोटोजोन्स हैं, ये एम्फीबियंस हैं, रेप्टाइल्स हैं, उनके बुनियाद के ऊपर भी बहुत ज़्यादा फील्ड हैं जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं। सो वन फील्ड इज़ एंटोमोलॉजी, स्टडी ऑफ इंसेक्ट। आर्थ्रोपोड्स का एक बड़ा अच्छा बड़ा क्लास है। हर्पेटोलॉजी, स्टडी ऑफ एम्फीबियन एंड रेप्टाइल्स। इक्थायोलॉजी, स्टडी ऑफ फिशेस। Mammalogy, study of mammals. Ornithology, study of birds. And protozoology, study of protozoans, is a single-celled animal-like organism. तो ये जो कैटेगरीज हैं हमारी क्या हैं, ऑन द बेसिस ऑफ द टेक्सोनॉमिक कैटेगरी। बहुत ज़्यादा और हैं जो हम इसी में कवर नहीं कर रहे हैं। जस्ट वी हैव टू डिस्कस ओनली मिनिमम कॉन्टेक्ट। किसी किताब से और किताब से आप बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। लेट्स डिस्कस इस डिवीजन में एक जो सब डिवीजन जोलॉजी की, वो इक्थायोलॉजी है, स्टडी ऑफ फिशेस। उनको हम डिटेल से डिस्कस करें। द पर्सन हु स्टडी द इक्थायोलॉजी इज नोन एज ए इक्थायोलॉजिस्ट। और एक इक्थायोलॉजिस्ट या फिश एक्सपर्ट का ये काम है टू अंडरस्टैंड द फिश स्ट्रक्चर ऑफ फिशेस, और उनमें जो स्ट्रक्चर्स उनके फंक्शन एक, और फिशेस किस किस इन्वायरमेंट में रह रही हैं, और वो कौन सा काम उस इन्वायरमेंट में उनकी प्रोडक्टिविटी क्या है, और उनके ऊपर क्या क्या जो नेगेटिव इम्पैक्ट हैं इन्वायरमेंट में, और उनकी एवोल्यूशन कैसे हुई है फिशेस की। तो मीन्स इक्थायोलॉजी इज़ द ब्रॉड फील्ड। इसमें कौन से पर्सपेक्टिव पढ़ते हैं, उनकी स्ट्रक्चर, उनके फंक्शन, उनकी इकोलॉजी, उनके एवोल्यूशन, ये सारे कुछ हम इक्थायोलॉजी में पढ़ते हैं। और ये इक्थायोलॉजी स्टडी के वजह से हमें बहुत ज़्यादा अमेजिंग डाइवर्सिटी फिशेस की मिली है। हम जैसे मैंने बताया 28,000 सिर्फ बोनी फिशेस हैं। दूसरे कार्टिलेजियस फिशेस को हम डिस्कस नहीं करें। उसमें सिर्फ एक फैमिली का यहाँ हम मिसाल देंगे, सिक्लिड फैमिली, सिक्लिडी फैमिली। और सिक्लिडी फैमिली में तकरीबन 2000 से 3000 स्पीशीज पाए जाते हैं। अक्सर आपने सिंधी में दयो मच्छी या उर्दू में दया कहते हैं, तो या आम लोग में तलापिया मछली जो है ना, ग्रोथ के हवाले से जो है ना, लोग जो है ना उनको खाने टेस्टी है, हमारे डेली फूड का हिस्सा है,
और लोग जो है ना अपने एक्वेरियम में जो है ना उसमें भी उसको पालते हैं, तलापिया में। तो ये सिक्लिडी फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं। लेट्स इस सिक्लिडी फैमिली में उनकी जो सिक्लिड्स हैं मछलियाँ, उनकी फीडिंग हैबिट्स बहुत चेंज है, वाइड, बहुत वैरायटी ऑफ फीडिंग हैबिट्स हैं। कुछ जो है ना सिक्लिड्स हैं, दे आर अल्जी स्क्रैपर, दे ईट अल्जाए, स्क्रैप करके उसे खाते हैं। स्पेशली क्रिट मोडस, ये एक जीनस है, इनमें बहुत ज़्यादा स्पीशीज हैं, वो अल्जी को खाते हैं। द निप द अल्जी, उनमें चिजल लाइक टीथ पाए जाते हैं। कुछ इनकी जो सिक्लिड्स मछलियां हैं, दे आर इंसेक्ट पिकर, इंसेक्ट को पिक करके खाती हैं। उसका एग्जांपल टेन गेनिकोडस। और कुछ जो मछलियां दूसरे मछलियों के स्केल्स या जो और जानवरों के स्केल्स खाती हैं। पेरिसोडस, ये भी एक सिक्लिड्स है। तो मीन्स एक ही ग्रुप में, एक ही फैमिली में, एक ही इकोलॉजी में रहने वाले सिक्लिड फैमिली, उनकी निच बहुत अलग है, उनका फीडिंग प्रोफेशन अलग है। तो आसानी से वो उसी इन्वायरमेंट में विदाउट कंपटीशन वो सरवाइव कर सकते हैं। और जो भी सारे जो है ना सिक्लिड्स हैं, ऑल सिक्लिड्स हैव 2 पेयर ऑफ जाज। और वो माउथ जो है ना यूज फॉर स्क्रैपिंग, कुछ में स्क्रैपिंग के लिए इस्तेमाल कर रहा है, कुछ निपिंग फूड के लिए इस्तेमाल कर रहा है। और उनकी थ्रॉट्स जो है ना वो क्रशिंग और मैसरेटिंग, फूड को क्रश करना है और कैसे सालो करना है फूड को, जो है ना वो उनके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। और कुछ जो सिक्लिड फैमिली हैं, सिक्लिड मछलियां हैं, उनमें दे आर माउथ ब्रूड फिशेज, मीन्स दे ब्रूड देयर यंग्स इन देयर माउथ, क्योंकि उनको ये जहन में होता है कि उनके बच्चों के लिए खतरा है इस इन्वायरमेंट में। और जो फीमेल है ना, जब फीमेल अंडे देती है, वो अपने ही अंडे अपने मुंह में रखती है। ओके, वही अंडे जो है ना उनके माउथ में एक्सपांड होते हैं। फिर वो मछली क्या करता है, क्योंकि मछलियों में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, जब मेल उनको जो है ना कोर्टशिप करता है तो वो दे इनहेल द स्पर्म्स। ओके, दे इनहेल द स्पर्म, वो स्पर्म इनहेल होता करती हैं और वो उनकी माउथ में उनकी फर्टिलाइजेशन होती है। और उसी माउथ में उनकी जो है ना बच्चे की डेवलपमेंट टेक्स प्लेस होती है। और काफ़ी टाइम के लिए वो बच्चा फीमेल की माउथ में रहता है। तो मीन्स जब एक हेच हो जाता है तो वो जो है ना तब जो है ना बाहर के खतरों से बचने के लिए अपने माउथ में रहते हैं। तो ये सारे, इसको हम माउथ ब्रूडिंग फिशेस कहते हैं। ओके, और दूसरे ये एक इनका पैटर्न है। कुछ मछलियां इस सिक्लिड्स में उनके कलर पैटर्न, जैसे तस्वीर है, ये तस्वीर देख लें, ये ए तस्वीर है, ये दूसरी बी है, ये भी सिक्लिड्स फैमिली है, ये भी सिक्लिड फैमिली की है। ओके, इनमें दे हैव वेरिएशन इन कलर पैटर्न, कितनी खूबसूरत है। बॉडी फॉर्म, आप तीनों की शक्ल देखें, बॉडी की शेप देखें, आपको नजर आएगी बिल्कुल जो है ना इनकी ये साइज देखें, ये दयो टाइप है, बिल्कुल आपको ये जो बॉडी फॉर्म्स है वो नजर आएंगे। और दूसरी अहम बात यह है कि उनका बिहेवियर, उनको इन्वायरमेंट में कैसे रिएक्ट करना है, वो भी बिल्कुल रिमार्केबल और डिफरेंट होता है। तो ये सारी कुछ जो है ना इतनी अमेजिंग डाइवर्सिटी है, और उनमें जो अमेजिंग बिहेवियर, अमेजिंग चीज़ें हैं, ज़ूलॉजिस्ट इन्हें अंडरस्टैंड करने के लिए पड़ते हैं। और मैं ये कहता हूं कि असल जो इस ज़मीन का सरमाया वो एनिमल्स है। जब हम इंसान अच्छे तरीके से एनिमल्स के हर
एंगल से स्टडी कर लेंगे तो हम इस दुनिया को इस ज़मीन को एक आला जो है ना जगह बनाने में कामयाब हो गए हैं, क्योंकि यहाँ ज़मीन के ऊपर ह्यूमन की एज बहुत कम है और एनिमल्स की एज बहुत ज़्यादा है, और वो ऑलमोस्ट स्ट्रक्चर और फंक्शंस के हवाले से ह्यूमन के मुकाबले में है। मीन्स उनको ये एडवांटेज, हिस्टोरिकल एडवांटेज, एवोल्यूशनरी एडवांटेज है कि दे हैव कॉन्कर्ड दिस इन्वायरमेंट इन डिफरेंट थिन कंडीशंस, एडवर्स कंडीशंस उन्होंने, तो उन्होंने इस जो एक अर्थ साइकिल है उसको हर एंगल से देखा है। तो उनके तजुर्बात, उनकी स्टडी अगर ह्यूमन सोसाइटी पे इस्तेमाल किया जाए तो बहुत फायदा होगा। क्योंकि अभी आप कोविड के हवाले से देख रहे हैं, कोविड का मसला क्या है? इट्स अ ज़ोनोटिक डिजीज, एनिमल से ट्रांसमिट हुई है और एनिमल्स को कुछ नहीं हो रहा। Why they this virus fail to kill these animals like it's killing the human? और आपको फिर समझ में आएगा कि इट्स हिस्ट्री, इट्स एवोल्यूशनरी चेंजेस, इट्स अमेजिंग थिंग्स इन द एनिमल्स, दे हैव द कैपेसिटी कि उसमें जो पैथोजेंस को कैसे हैंडल किया जाए उनमें कैपेसिटी है, लेकिन ह्यूमन में नहीं है। This was all about basic lecture of this one। मैंने इस लेक्चर में आपको एक ज़ूलॉजी का ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया था और कुछ डिसिप्लिन बताए थे, और उसमें एक डिसिप्लिन की नेचर और उनके तयन क्या क्या उसमें पढ़ते हैं वो उनका मिसाल देकर बताया, और उसमें जो फिशेस पाए जाते हैं उनके मुख्तलिफ एंगल से हमने देखकर ये डिस्कस किया। तो अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चंद दिनों में मैं कुछ अहम MCQ और जो है ना एनिमल डाइवर्सिटी के हवाले से जो लेक्चर्स हैं वो अपलोड कर लूँगा। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग हेयर, और आपकी मुझे सुनने के लिए, अपना पेशेंस ज़ाहिर करने के लिए थैंक यू। विश यू बेस्ट।